हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज है हमारा डे 3 जो कि हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई री एग्जाम की। और यहाँ हमारी साइंस के रिवीजन की क्लासेस चल रही है। 2 दिन बीत चुका है जिसमें फर्स्ट डे जो था उसमें इलेक्ट्रिसिटी किया है, फोर्स किया है और साथ ही साथ न्यूटन्स की जो लॉज ऑफ मोशन है उसको किया है। न्यूमेरिकल्स भी साथ में किया है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 2 में हमने किया था लाइट में मैंने स्टार्टिंग में लाइट की प्रॉपर्टीज बताई हैं, फिर आपको मिरर का जो आपके टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, प्लेन मिरर आपका, फिर आपका गोलाकार मिरर हो जाते हैं जो आपके, फिर उससे रिलेटेड मिरर का फॉर्मूला प्लस मिरर के फॉर्मूले से क्वेश्चन। तो ये सब सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेशन आपको मिल चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं फिजिक्स के। आज है आपका डे 3 जिसमें हम करने वाले हैं बचा हुआ लाइट का चैप्टर खत्म। तो आज आपका लाइट का पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, जितना कुछ भी बचा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लस किस तरह का आपका इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपका इंक्लूड कर दिया है। प्लस लास्ट में क्या है, साउंड के चैप्टर को भी मैं आज आपको खत्म करवाऊंगी। तो यहाँ पर आपका लाइट का फिनिश होने वाला है, साउंड का स्टार्ट होकर भी फिनिश हो जाएगा। तो 2 चैप्टर आपको एक साथ मिल जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी फास्ट हो, स्पीड में हो। ठीक है, इसी तरह से आगे भी सेशन आपको मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़े हैं तो कनेक्टेड रहिए और लोगों को भी जोड़ दीजिए। चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी, अभी जो चैप्टर फिनिश करना है उसको खत्म करेंगे लाइट के चैप्टर को, उसके बाद हम साउंड पर आ जाएंगे। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है लेंसेज में देखने को मिलता है। जो लेंसेज में क्या है, जैसे कि हवा से और आपका ग्लास में एंटर होती है लाइट, तो क्या है उसमें अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि रिफ्रैक्शन जैसे ये है, ये लाइट रे आई यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर लाइट रे आई, इंसिडेंट रे है ये। और ये यहाँ पर क्या था, हवा था, हवा एयर थी, और यहाँ पर क्या है, वाटर है मान लो। तो इसका मतलब यहाँ पर माध्यम बदला। जब भी स्थिति में माध्यम बदलता है तो उस स्थिति में रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है या अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। इतना बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही माध्यम बदलता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी स्पीड रही होगी मौलिक इसकी एयर जो आपकी लाइट के आने की स्पीड और यहाँ की स्पीड, इन दोनों की स्पीड में बदलाव होता है। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। कभी ये नॉर्मल के पास, कभी क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति को समझेंगे। आइए, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज है या बेंडिंग ऑफ वेव है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक लाइट जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के को तरंग की गति के परिवर्तन के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन या झुकने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि हो गया आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज में। जैसे मिराज में कैसा हो गया, मतलब कि जैसे आप जाते हैं किसी सड़क पर और बहुत धूप है, बहुत तेज से धूप है, तो आपको क्या लगता है कि बाहर सड़क पे ऐसा चमक ऐसी आती है, तो लगता है कि बाहर क्या है, पानी है, नीचे क्या है, पानी पड़ा है। तो इसी का इल्यूजन हो जाता है जानवरों को, और जानवर बेचारे चलते चले जाते हैं इसी उसमें कि आगे पानी है, आगे पानी है, पर वो पानी नहीं होता है, वो मिराज होता है, वो रक्त तृष्णा होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इंद्रधनुष का निर्माण हो गया, ऑप्टिकल भ्रम हो गया। तो ये सब क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। आइए अब देख लेते हैं अब कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अपवर्तन का कारण क्या हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हो जाता है चेंज इन स्पीड ऑफ वेव। अब जैसे कि यहाँ है, ये मेरे पास ग्लास का एक टुकड़ा है और यहाँ पर क्या है, बाहर एयर है, और यहाँ क्या है, ये ग्लास है। तो लाइट रे जब यहाँ से यहाँ एंटर हो रही है, तो इसका मतलब ये हवा से कहाँ आ रही है, ग्लास में एंटर हो रही है। तो इसका मतलब स्पीड क्या है, तरंग कैसी हो जाएगी, इसकी तरंग की गति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इसकी वजह से कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। तो ये क्या है, डिफरेंट माध्यम की वजह से इसके कारण से होता है। और ये माध्यम में क्या है, डेंसिटीज, उसके घनत्व में क्या होता है, बदलाव होता है। तो यहाँ पर इसका घनत्व, एयर का घनत्व क्या हो जाएगा, कुछ अलग रहेगा, और ग्लास का घनत्व क्या होगा, कुछ अलग रहेगा। तो डेंसिटीज पे ऊपर भी निर्भर करता है। तो क्या किस पे निर्भर करेगा, स्पीड पर निर्भर करेगा और डेंसिटी पर निर्भर करेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसकी चाल पर निर्भर करेगा लाइट की, और इसके जो अणु होंगे, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे या ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके घनत्व पर निर्भर करेगा क्या, आपकी स्पीड ऑफ लाइट।
किस तरह से उसमें फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब दो केसेस होते हैं, जब कैसा है आपका, जब रेयर टू डेंसर है, तो रेयर मीडियम से डेंसर, रेयर मीडियम क्या हो जाता है, हमेशा हवा होगा, डेंसर मीडियम होगा, या तो ग्लास हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी सॉलिड मीडियम हो गया, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका डेंसर मीडियम में आ जाता है। तो आप मेनली ग्लास आपको पढ़ना होता है इसमें। तो रेयर से डेंसर, तो रेयर रहेगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, अणु क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। ग्लास में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एकदम पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आपकी लाइट रेस ट्रैवल करती है रेयर टू डेंसर मीडियम, अब ये रेयर मीडियम था, ऊपर देखेंगे जल्दी से डायग्राम को, तो ये कैसी थी, रेयर मीडियम थी, यहाँ पर क्या था, एयर थी, और एयर से क्या है, ग्लास में आ गया या पानी में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर मीडियम में आता है, जब खुली हवा से डेंस घने जंगल में आता है, तो एकदम पास पास लोग आ जाते हैं, ठीक है। और जब क्या है, घने जंगल से, घने एरिया से क्या है, बाहर की तरफ आए, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है, क्या है कि जब आप इंसिडेंट रे आपकी आ रही है, लाइट रे आ रही है रेयर से, रेयर मतलब एयर, हवा से एक घने जंगल में आ रही है जो कि डेंस है, तो क्या है, जब घना जंगल रहता है तो लोग भी पास पास चलते हैं, भाई डर लग रहा है। पर जब घने जंगल से, यहाँ पर क्या होगा, घने जंगल है ये मान लो, अब घने जंगल से एक खुले ऐसे एरिया में है जहां पर क्या है, हवा है, जहां जंगल नहीं है, तो क्या है, लोग आराम से दूर के तक फैल के चलते हैं। तो जब घने से क्या हो गए, एयर में आ गए, तो डेंस मीडियम से आप रेयर मीडियम में आ गए, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है। और जब ये पास आ, जब ये आपका एयर से वाटर में आ रही है, ग्लास में आ रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड करती है लाइट की रे, ठीक। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, जब लेस डेंस से मोर डेंस में आते हैं, मतलब जब एयर से कहाँ आए, वाटर में आए, या फिर एयर से कहाँ आ गए, ग्लास में आ गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एयर से वाटर या एयर से ग्लास वाली स्थिति में यहाँ पर तरंग धैर्य क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ ही साथ जो चाल है, स्पीड है सी आपकी, ये भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ ये बेंड क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दो चीज को याद रखेंगे। पहली चीज, कि ऐसी स्थिति में वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये आया भी है, और स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो सब चीज पास पास आ गई और कम हो गई, तो कम और पास, कम और पास। और ऑपोजिट वाले में मोर डेंस से लेस डेंस में जब जाते हैं, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल स्पीड बढ़ती है और वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। अब देखिए आपके जो अपवर्तन के नियम है, तो इस अपवर्तन के नियम में क्या होता है, सेम जैसे आपका रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वैसे ही होते हैं। एक इसमें लॉ चेंज हो जाता है, जैसे जो है आपका ये क्या, ये आपका साइन आई अपॉन में साइन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये म्यू से डिनोट होता है, ऐसे इससे या फिर इससे, इस तरीके से डिनोट किया जाता है इसको। तो ये क्या हो जाता है आपका साइन आई अपॉन में साइन। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं लेंसेज की। तो जैसे आपने कॉन्वेक्स, हमने क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रॉपर्टी आपकी कॉन्केव मिरर की होगी, वही सेम प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस की हो जाएगी। इसका मतलब जो आपके अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज होगी, वही सेम आपकी उत्तल लेंस की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो अब ये क्या थे, आपके कॉन्केव लेंसेज क्या थे, आपके कॉन्केव मिरर क्या थे, आपके कॉन्केव मिरर हमने देखे थे, ये कैसे थे, ये आपके कन्वर्जिंग थे। इसका मतलब ये कैसे थे, ये अभिसारी थे। अभिसारी हमने देखा था वहां पर, आपको याद होगा, अभी हमने नेक्स्ट जो पिछले सेशन में देखा है, अभिसारी थे। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जा रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस भी कैसे हो जाएंगे, आपके अभिसारी लेंसेज हो जाएंगे, जो कि फोकस पे इस तरीके से आकर मिलती हैं इनकी सारी लाइट्स, ठीक है, फोकस पर। और यहाँ पर ये कॉन्केव लेंस कैसे हो जाएंगे, ये डाइवर्जिंग हो जाएंगे, जैसे कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर थे। डाइवर्जिंग मतलब ये हो जाएंगे आपके अपसारी लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपके कुछ इस तरह से है, जैसे कि हमने पिछली बार इमेजेस देखी थी, इमेज के फॉर्मेशन, ये भी यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन है आपका। तो इसको हम चार्ट से समझ लेंगे। अब एक सिंपल बात आप समझ लो कि अगर कोई भी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, जो हमने पे देखा था, जब भी लाइट इन्फिनिटी से आती है
मतलब बहुत दूर से आती है तो हमेशा कहाँ उसकी इमेज बनती है, उसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा फोकस पे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बन जाती है, इन्फिनिटी पे। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, 2f से पीछे है, तो ये 2f से पहले बन जाएगी। पीछे है अगर, तो ये 2f से पहले बन जाएगी, मतलब बिटवीन f एंड f2 बन जाएगी। और अगर 2f पे है तो 2f पे ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है, f एंड 2f है, तो बियॉन्ड 2f है। देखो यहाँ पर बियॉन्ड c वाला केस है। अब हमने क्या देखा था अपने मिरर में, कि अगर बियॉन्ड c है, ये c था आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पीछे है, ठीक है, तो बिटवीन क्या बन रहा था, बिटवीन f एंड c बन रही थी। इसी तरह से यहाँ पर अगर बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन क्या बन रही है, f एंड f2 बन रही है, f2 और f2f बन रही है। अगर यहाँ पर क्या केस हो गया, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन f एंड f2 है, तो क्या बन जाएगी आपकी, बियॉन्ड आपकी f2 बन जाएगी। तो वही सेम उल्टा केस उसी तरह से हो गया। अगर ऑब्जेक्ट f पे है तो इन्फिनिटी पे क्या बन जाएगी, उसकी प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ये पास वाले केस में है तो सेम वर्चुअल का केस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ देख लेते हैं, जैसे कि वो था सेम आपको यहाँ पर भी उसी तरह से रिवाइज करना है। कैसे है देख लो। क्या है, पहले हम सबसे पहले हम फोकस वाला देखेंगे। कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये पहला केस हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पर इमेज बनती है। और फोकस पर इमेज बनती है तो कैसी बन रही है, फोकस पे एकदम बन रही है तो पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। पर अगर कोई भी इमेज कैसी बनती है, कोई भी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तो मैंने क्या बताया था आपको, हाईली एनलार्ज बनेगी। अभी मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, वही सेम चीज यहाँ पर हो गई। तो वही मैंने बोला कि जो कॉनकेव मिरर है उन्हीं की सेम प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंसेज अपनी करते हैं, ठीक। फिर ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस क्या हो गया, बिटवीन f एंड 2f। तो बिटवीन f एंड 2f अगर रहेगी तो बियॉन्ड 2f बनेगी, एनलार्ज बनेगी। जब बियॉन्ड है तो एनलार्ज है, अब बियॉन्ड 2f है तो ये क्या बनेगी, बिटवीन f एंड f2 बनेगी तो डिमिनिश बनेगी, ठीक है। फिर एट टू एफ है तो एट टू एफ ही बनेगी। जब वहां पर क्या केस देखा था हमने, सी, एट सी था। वहां पर क्या देखा था कि एट सी है, तो सी पे अगर है तो हमारी इमेज भी किससे बन रही है, सी पे ही बन रही है। और कैसी थी इमेज, क्या बन रही है वो, एनलार्ज बन रही है, ठीक। तो सेम यहाँ पर भी एनलार्ज बन रही है इस तरीके से, ठीक। और बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो एनलार्ज बन रही है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि वर्चुअल और इरेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर ये समझ में आया कि सेम हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जिसमें रियल इन्वर्टेड भी बन रही है और वर्चुअल इरेक्ट भी बन रही है, डिमिनिश भी बन रही है, पॉइंट साइज भी बन रही है, तो एनलार्ज और हाईली एनलार्ज भी बन रही है, ठीक। चलो आओ देख लेते हैं। अब क्या है, ये आपके कॉनकेव लेंस मतलब कि आपके अवतल लेंस के बारे में है। तो दो ही चीज यहाँ पर पढ़नी होती है। वहां हमने देखा था कि हाईली डिमिनिश्ड थी, यहाँ भी बात क्या हो रही है, हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, आभासी और सीधी, और बहुत ही छोटी इमेज बन रही है, जैसे कि हमने वहां पर देखा था, ठीक है। अब देखो लेंस के इधर साइड वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव हो गई आपकी वैल्यू, और यहाँ पे रहेगी तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। हमने देखा किस तरह से मैंने आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है उसमें, जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको u की वैल्यू, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, और v भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, f भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, u नेगेटिव, v नेगेटिव और f भी नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर समझेंगे। चलिए तो आइए आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। किसके साइन कन्वेंशन, इस पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ साइन कन्वेंशन। और ये साइन कन्वेंशन आपके किस चीज के हैं, जो आपके लेंस के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले समझ लो लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो मिरर का फॉर्मूला से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो मिरर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मिरर का फॉर्मूला देखा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब याद कैसे रखोगे, जिस तरीके से मैंने याद किया और कभी नहीं भूली आज तक। देखो लेंस लगाकर हम जब आंखों में लेंस लगाते हैं ना, आई के लेंस लगाते हैं, या हम चश्मा लगाते हैं उसमें भी लेंस लगता है, तो वो एक नेगेटिव बात है। लोग बोलते हैं ना कि अरे इनको तो चीज़ चश्मिश है तो चश्मा लगाती है ना, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो क्या हो गया, तो नेगेटिव बात है, लेंस लगाना एक नेगेटिव बात है। सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ जिससे कि हम रिलेट करके चीज़ों को याद कर सके। तो लेंस लगाना एक नेगेटिव बात है, सिर्फ एक ऐसी मजाक वाली बात मैं बोल रही हूँ, इसको प्लीज सीरियस मत ले लेना। मेरा खुद का आई में लेंस लगा हुआ है, तो क्या है, मतलब एक नेगेटिव बात है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। और मिरर क्या है, मिरर के सामने हम देख के अपने आप में एकदम पॉजिटिविटी ले आते हैं, वाह हम कितने सुंदर है, क्या है। तो ये एक तरह से यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन आ गया। तो आप इसमें लेंस और मिरर के फॉर्मूले में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ये हो गया लेंस का फॉर्मूला। अब साथ ही साथ आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बात को हमने फिर उसमें मैग्निफिकेशन देखा था। तो मैग्निफिकेशन क्या था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h था, और यहाँ पर क्या था, इज इक्वल्स टू, ये आपका हम मिरर की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा -v अपॉन में u। अब यहाँ पर देखेंगे लेंस में कैसे हो रहा है।
तो यहाँ पर लेंस का हो जाएगा m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू v अपॉन में u। ठीक है, तो माइनस हट गया, मतलब मैंने जो बोला, जो वहां माइनस था वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो वहां पर प्लस था वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज क्या थी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपकी, अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस की थी, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ थी, तो यहाँ पर मैंने बात करी कॉन्वेक्स आपके मिरर की। ठीक है, और क्या बात करी, फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि आपका उत्तल दर्पण और कॉनकेव अवतल दर्पण। तो वहां पर क्या थी, कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव थी वैल्यू, सॉरी साइन, और कॉनकेव का पॉजिटिव था। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एफ की वैल्यू आपकी कॉन्वेक्स लेंस की क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, और एफ फोकल लेंथ आपकी कॉनकेव लेंस की हो जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो जो वहां पॉजिटिव था वो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी चीजों को रखेंगे याद, तो आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब बाकी कन्वेंशंस भी इसी तरह से चलेंगे। ठीक है, हमने बाकी सब चीजें देख ली। चलो आओ अब आगे देख लेते हैं। अब जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो आपको ये रेनबो में देखने को मिलता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये रहा रेनबो आपका। तो जिसमें क्या है, रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है, आप ये देख सकते हैं सबसे कम डेविएट हो गई। तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है मैक्सिमम होती है रेड लाइट की, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मिनिमम होती है रेड लाइट की। और आवृत्ति, आवृत्ति की बात हो रही है, ये आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और ये हो गई आपकी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। ठीक है, तो रेड लाइट क्या हो जाता है, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही कम, आवृत्ति बहुत ही कम होती है, और वेवलेंथ आपकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, अब एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के, प्रकाश के फैलाव के उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं आपके। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का बनना, कॉम्पैक्ट डिस्क, प्लेटोरियम जो नीचे गिर जाता है तो आपको रेनबो सा दिखता है, सोप का बबल, प्रिज्म, प्लास्टिक रूलर, इस सब में आपको देखने को मिलता है। ये आपकी इमेजेस लगी है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, चलो आगे देख। अब बात होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का टिमटिमाना, ये एक रिफ्रैक्शन है, प्रकाश का अपवर्तन की एक प्रक्रिया के कारण होता है। या एडवांस सनराइज एंड सन डिले और सनसेट, एनसीईआरटी की लाइन है, तो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लो। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। तो प्रकाश के प्रकीर्ण की वजह से ब्लू कलर ऑफ द स्काई दिखती है, कलर ऑफ द वाटर दिखता है, रेडनिंग सीन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब लाल लाल सा हिस्सा दिखता है, वो प्रकाश के प्रकीर्ण की वजह से होता है, जो कि प्रकाश का कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ क्या वापस हो जाता है, रेडिएट बैक हो जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, पार्ट ऑफ अ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम प्रिसीडेड बाय सब्सिक्वेंट रेडिएशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्ण बोलते हैं। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्ण देखने को। अब आप देख लेते हैं क्या पावर ऑफ लेंस, और इस पावर ऑफ लेंस से आपका पिछली बार 6 to 8 वाले में क्वेश्चन आया था टीआरई 2 में, जो वर्ग 6 to 8 वाला था, 6 से 8 वाला। तो कैसे, तो सबसे पहले समझ लो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f हमेशा मीटर्स में होना चाहिए, और पावर की यूनिट क्या हो जाती है, सही यूनिट डायोप्टर्स होती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जाए, अगर आपके उत्तल लेंसों की बात करी जाए तो ये हमेशा पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंसेज की बात करी जाए, आपकी अवतल लेंस की बात करी जाए तो पावर हमेशा नेगेटिव होती है। इस दोनों पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन, ये आपका इससे क्वेश्चन ये आया था, जैसे कि क्या है कि टू थिन कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर, ठीक है, एंड 4 डायोप्टर आर प्लेस को एक्सिली, मतलब समाक्षीय रूप से इनको रखा गया, क्या, दो पतले अभिसरणकारी लेंसों को जो पावर 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर है उनको समक्षीय रूप से रखा गया, जो कि 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, मतलब उनके दो बीच की दूरी क्या है, एक मान लो ये है कि ये है, इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर अपार्ट दी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हमको क्या कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में क्या हो गया आपका, 1 मीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 और 10 सेंटीमीटर में तो 10, तो इसका मतलब 1/10 मीटर हमको डिस्टेंस लेना है। ठीक है, आपका जो डी की वैल्यू हो जाएगी, डी हो जाएगी अभी 1/10 मीटर। इस चीज को यहाँ पर याद रखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये मीटर की जगह आप 10 सेंटीमीटर की तरह लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या दिया है, तो इसका मतलब कि हमने जो डिस्टेंस है डी की वैल्यू समझ ली कि डी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर था, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/10 में मीटर, ये हमने यहाँ पर देख लिया।
ठीक है, समक्षीय रूप से रखा गया इतनी दूरी पर। द फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज, अब आपको फोकल दूरी निकालनी है, मतलब फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की निकालनी है, जो कि आपको आंसर देना है कितना मीटर में, क्योंकि जो पावर होता है 1/f होता है और पावर हमेशा डायोप्टर्स में होता है, और डायोप्टर्स में तब होगा जब फोकल लेंथ क्या होगा आपका मीटर्स में होगा। ये भी हमने यहाँ पर समझा था। ठीक है, तो देखो अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, तो इसका ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 D इंटू P1 प्लस P2। तो P क्या हो गया आपका, पावर हो गया, और P1 और P2 क्या हो गया, तो मतलब नेट पावर क्या हो गई। P1 क्या है आपका 5 डायोप्टर्स है, और P2 क्या है आपका 4 डायोप्टर्स है, माइनस D की वैल्यू क्या हो गई आपकी, यहाँ से हमने निकाला 1/1/10 इंटू P1 कितना है आपका 5 है, और इंटू P2 कितना है 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका 9 प्लस ये हो जाएगा 5 2 10 2 2 4 9, और माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस में 2, इसका मतलब पावर क्या आ गई आपकी 7 डायोप्टर्स आ गई। ठीक है, पावर 7 डायोप्टर्स आ गई। अब हमको फोकल दूरी निकालना है, तो पावर का क्या फॉर्मूला हो जाता है, पावर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है सिंपल। तो ये आपको, और ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ठीक है, तो पावर है 7 डायोप्टर्स इज इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 1/7, तो मतलब 7 से इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 7 3 पॉइंट लगाए 0 7 4 28। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपकी फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ आई आपकी 0.14 मीटर्स, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देखने को मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज आपका इसका अब आंसर देख हो लेते हैं जाएगा। ह्यूमन आई को। तो सबसे पहली बात है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है आपका, ये सब हिंदी में भी लिखा है तो चिंता मत करना। स्क्लेरा क्या होता है, ये आपका व्हाइट विजिबल पोर्शन होता है, जिससे व्हाइट से पोर्शन है जो आंखों का सफेद भाग होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, बाकी अंदरूनी आंख को प्रोटेक्ट करता है। तो पहला क्या काम स्क्लेरा के बारे में जानना है कि ये बाहर का हिस्सा होता है, मतलब आउटर व्हाइट पार्ट होता है, जो सफेद सा हिस्सा होता है, सफेद हिस्सा आंख का, वो क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंजंक्टिवा क्या होता है। कंजंक्टिवा ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, ये स्क्लेरा की एक लाइनिंग होती है अंदर की, जो कि इसको मॉइस्ट रखती है और क्या है, आपके आंसू को बनाती है। तो कंजंक्टिवा का काम क्या होता है, टीयर्स को बनाना, टीयर्स बनाती है, और एक म्यूकस बनाती है, जो आंख में हल्का सा कीचड़ सा निकलता है, वो भी कौन बनाता है, वो आपका कंजंक्टिवा बनाता है, जो कि स्क्लेरा को लाइन करता है। मतलब स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा के बाहरी का हिस्सा जो हो जाता है वो आपका कंजंक्टिवा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसका, आपका आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, आइरिस कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होती है, इसीलिए ब्लू ब्लू है आईज, ब्लू है, पानी पानी वाली आईज, जो मतलब कलर, आईज किसी भी आईज को कलर कौन देता है, आइरिस देती है। तो आइरिस, और दूसरा काम क्या होता है, ये कंट्रोल करती है किसको, प्यूपिल को। तो आइरिस कंट्रोल करती है किसको, प्यूपिल को। इसको याद कैसे रखेंगे, जो एक मूवी आई थी, एक था टाइगर, उसमें क्या था, इद्रिस था। इद्रिस एक टेररिस्ट था, जो कि कंट्रोल करता था किसको, प्यूपिल को, लोगों को कंट्रोल करता था इद्रिस। तो उसी इद्रिस से याद रखेंगे आइरिस। आइरिस कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को, प्यूपिल के साइज को, प्यूपिल के डायमीटर को। तो प्यूपिल क्या हो गया आपका, ये वाला हिस्सा प्यूपिल हो गया, ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ। तो ये आपको हिस्सा जो दिख रहा है, काला काला सा भाग, ये आपका प्यूपिल है। इसकी साइज को, इसके डायमीटर को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है, जिससे कि जो लाइट है वो ज्यादा एकदम से एंटर ना हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, प्यूपिल की। तो प्यूपिल का क्या काम है, ये आपको ये हरा वाला हिस्सा प्यूपिल दिख रहा है, जो कि सेंटर ऑफ द आई होता है, और कितनी लाइट यहाँ से, कितनी रोशनी अंदर एंटर होनी है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको प्यूपिल इंटर्न कंट्रोल करता है। ठीक, लेंस हमारे जो आईज में होते हैं वो बाइकन्वेक्स लेंस होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये किसको, लाइट को लेकर रेटिना तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो लेंस का काम क्या हो गया, लाइट को लेना और रेटिना तक पहुंचाना। रेटिना पे क्या होता है, रेटिना ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया, इधर वाला हिस्सा ये रेटिना हो गया। तो ये क्या करता है, लाइट रेस को अपने अंदर लेता है, और क्या है, इमेज का फॉर्मेशन इमेज का फॉर्म करता है। तो इमेज हमेशा उल्टी बनती है रेटिना पे। दूसरी बात, रेटिना पे कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि रॉड और कोन्स के नाम से, शंकु और आपकी दूसरी कोन्स के नाम से होती हैं।
तो रॉड सेल्स आपकी रॉड सेल्स और कोन सेल्स होती हैं, जो कि रॉड सेल्स जो होती है आर सेल्स होती है वो सेंसिटिव होती है किसके, डिम लाइट में, और जो कोन सेल्स होती हैं सेंसिटिव होती है किसके, ब्राइट लाइट पे। इसका मतलब कि जब डिम लाइट होगी, जब कमरे में अंधेरा होगा, तो रॉड सेल्स हो जाती हैं एक्टिवेट, और जब ब्राइट बहुत ज्यादा तेज रोशनी होगी तब उस समय कोन सेल्स हो जाती हैं एक्टिवेट। तो ये काम होता है रेटिना पे, और रेटिना पे नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स से अटैच होती हैं, और ये जाकर ब्रेन को सेंस कर देती हैं, बता देती हैं कि हमने क्या देखा, अब उस पर हमको क्या प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका रेटिना का। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्या, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व वही बात है, पीछे होती हैं और रेटिना तक, सॉरी ब्रेन तक अपने सारे इंफॉर्मेशन को लेकर जाती हैं कि क्या चीज देखा। तो एक तरह से नर्व इम्पल्स है जो कि ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है ब्रेन तक। ये आपका यहाँ पर एक और क्या रह गया, अब आपका विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर ऐसे ही लेंस के, ये लेंस हो गया, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो मैं ग्रीन ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, इसके इधर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, एक्वस ह्यूमर होता है। इसका मतलब ये दोनों तरल पदार्थ होते हैं, बनाते हैं आंखों के अंदर, जो कि आंखों को मॉइस्ट रखता है और नरिशमेंट देता है, साथ साथ ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और साथ साथ आंख की मेंटेन करता है शेप को। अगर पानी नहीं भरा होगा ये सब, अगर ये ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो आंख अपनी साइज को मेंटेन नहीं कर पाएगी और अपना स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन कर पाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लेंस और रेटिना के बीच में होता है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये पिंक वाला हिस्सा आपका विट्रस ह्यूमर हो गया, ये हिस्सा पूरा, ये हिस्सा विट्रस ह्यूमर हो गया, और आगे वाला हिस्सा आपका एक्वस ह्यूमर होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पानी से बना है, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटेक्ट करता है आइस को और स्फेरिकल शेप देता है आइस को। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। कॉर्निया का क्या काम होता है, कॉर्निया हमारा रह गया, सॉरी। तो कॉर्निया का काम क्या होता है, ये लाइट रेस को, तो मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सबसे पहली जो लाइट रे एंटर होती है, तो फर्स्ट लाइट रे एंटर होती है कहाँ पर, आपकी कॉर्निया पर होती है। और इसका काम क्या होता है, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है जो कि आगे आईज को फर्दर क्या करता है, लाइट देता है। तो पहले कॉर्निया पे आई, फिर आइरिस पे गई, फिर प्यूपल पे गई, इस तरह से लाइट जो है वो ट्रांसफर होती है। तो यही सारी चीज यहाँ पर लिखी है, हिंदी में भी लिखी है, तो पढ़ लेना इसको। मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय दे रही हूँ। तो स्क्लेरा क्या था, आपका बाहरी हिस्सा था, विजिबल व्हाइट पार्ट था। कंजंक्टिवा क्या था, ये म्यूकस और टीयर्स बनाता है। कॉर्निया क्या था, रेज ऑफ लाइट एंटर करती है इस लेयर में सबसे पहले। आइरिस का काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना और डायमीटर ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करना। प्यूपिल का काम क्या है, अलाउ करती है लाइट को एंटर करने में। लेंस कैसी है, बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं। रेटिना का काम क्या है, ये सेंसिटिव होते हैं, और इसके पास दो तरह के सेल्स है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। रेटिना वहां पर इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व क्या हो गया, ये पीछे के हिस्से में होती है प्रेजेंट आईज के, और इसका काम क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन तक नर्व्स को पहुंचाना कि क्या था। एक्वस ह्यूमर का काम क्या था, ये आईज को आगे की तरफ आईज में प्रेजेंट होती है, नरिशमेंट देती है। कॉर्निया और लेंस के बीच में ये प्रेजेंट होता है तरल पदार्थ। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये आपका पिछला हिस्से में पार्ट में प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आईज को और स्फेरिकल शेप देता है आईज को। ठीक है, ये सब हिंदी में भी लिखा है, चलिए देख लेते हैं। सॉरी, हिंदी वाली स्लाइड, आई एम सो सॉरी, हिंदी वाली स्लाइड थी लगी हुई पर शायद मिसप्लेस हो गई है। सो सॉरी, मैं क्या बोलूँ, अभी तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इन आइज देख लेते हैं। तो आइज में डिफेक्ट्स में आपका एक तो हो जाता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया को बोल देते हैं क्या, नियर साइटेडनेस। इसका ये मतलब होता है कि हमको दूर की चीज दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए दर्पण को लगा, कुछ लेंसेज को लगाया जाता है। जैसे कि मायोपिया वाले केस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल आइज है तो रेटिना पे इमेज बन रही है। ठीक है, ये इमेज कहाँ बनी है, आपकी रेटिना पे बनी। पर नॉर्मल मायोपिया वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, इमेज पहले बन जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, इमेज जो है वो पीछे बनती है, मतलब रेटिना के, अब ये रेटिना यहाँ पर बननी चाहिए इमेज, पर इमेज कहाँ बनी, रेटिना के पीछे बनी। तो इसको चेक करने के लिए, इसको सही करने के लिए कुछ क्या करते हैं, कुछ लेंसेज के लगाया जाता है। जैसे मायोपिया के लिए कौन सा लेंस लगाया जा रहा है आपके, अवतल लेंस को लगाया जाता है, अवतल लेंस को। और यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन को सही करने के लिए उत्तल लेंस को लगाया जाता है। ठीक है, तो दो बात को आपको याद रखना है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक, तो यहाँ पर आपका पूरा सेशन आपका ये खत्म होता है लाइट का। चलिए आइए अब चलते हैं, हम साउंड के चैप्टर को खत्म करते हैं विथ न्यूमेरिकल्स। तो जो एक दो न्यूमेरिकल्स मैं साथ में कराऊंगी, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साउंड के चैप्टर को आप कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलिए तो अब स्टार्ट कर देते हैं साउंड की। ध्वनि या आवाज है क्या। तो देखो, जो चीज एग्जाम में आनी है वो चीज बताऊंगी, कैसे क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछते। जो चीज पूछेंगे हम उसी के ऊपर बल देंगे। तो सबसे पहले बात जान लो, ध्वनि। ध्वनि
कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक वर्ड में समझ लो कि ध्वनि तभी प्रोड्यूस होती है जब उसमें क्या है, कंपन होता है। कंपन किसमें, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में कंपन हो रहा है, या किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है, कंपन हो रहा है। तो उस कंपन होने की वजह से, उस वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड या ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि ध्वनि प्रोड्यूस होती है तो मतलब वाइब्रेशन या कंपन से कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होगा। तो अगर आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए कि ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए क्या क्या कारक आवश्यक हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहला कारक पता होना चाहिए कि उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के बीच में। मतलब कि मैंने जो बोला आपको कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, तो या कोई भी एटम है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंपन होना चाहिए। तो कंपन या वाइब्रेशन की वजह से आपकी ध्वनि जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन होता है वाइब्रेशन, जो कि आपका क्या कॉज करता है, दो चीज कॉज करता है। एक तो होता है संपीड़न और दूसरा होता है विरलन। संपीड़न से मतलब हो जाता है कंप्रेशन से, और विरलन से मतलब हो जाता है रेयरफैक्शन से। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको, इतने से कम समय मैंने आपको क्या बताया कि ध्वनि जब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स में या एटम्स के बीच में क्या होगा, कंपन होगा, तब ध्वनि प्रोड्यूस हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ध्वनि प्रोड्यूस होती है तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। दूसरी चीजें हो गई, टू एंड फ्रो मोशन होता है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा है। कंप्रेशन मतलब संपीड़न, रेयरफैक्शन मतलब आपका विरलन। अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है, जैसे कि मैंने क्या किया, इस दो मार्कर को ऐसे हिट किया, ठीक है, तो ये हिट करने से क्या होगा, इसके पास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के जो अणु होंगे हवा के, वो क्या आए होंगे, वो पास पास आए होंगे, क्योंकि एकदम से इस तरह से किया। अब जैसे ही इसको दूर किया तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स, जब अणु पास पास आ जाते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं संपीड़न की स्थिति। आइए इस डायग्राम से देखते हैं। क्या मैंने बोला, जैसे ही मैंने हिट किया मार्कर को, मान लो ये मेरे पास एक लोहे की रॉड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, लोहे की रॉड है, इसको मैंने इससे हिट किया, आवाज आई, जोर से आवाज आई, टन से आवाज आई। तो ये जब ये मैंने हिट किया तो यहाँ से यहाँ जो ये गया मेरा मार्कर या लोहे की रॉड, तो इससे इधर जाने से क्या हो गया, यहाँ के जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे ये बहुत पास पास आ गए, एकदम पास पास। जब ये पास पास आ गए मतलब ये कंप्रेस हो गए, संपीड़ित हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, जब एयर के अणु पास पास आए तब ये स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति को क्या बोल देते हैं, ये स्थिति होती है कंप्रेशन की स्थिति। और जब क्या होता है, जब ये वापस जाएगा मार्कर, तो वापस जाने की वजह से क्या हो जाएगा, जब ये पीछे चला गया तब क्या हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स वापस से अपनी स्टेट पे पीछे की तरफ चले गए। तब ये कैसी स्थिति हो गई, ये वाली आपकी स्थिति हो गई, जहां पर मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर हो गए। तो ये कैसी स्थिति हो गई, ये रेयरफैक्शन की स्थिति हो गई। तो एक कंप्रेशन होता है, एक रेयरफैक्शन होता है, ठीक है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, और ये एक ऊपर का और एक नीचे का मिलकर एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि सर्किल होता है आपका, तो सर्किल कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर का ही सेमी सर्किल, अर्धगोला, और नीचे का सेमी सर्किल, तो मिलके क्या हो जाता है, सर्किल की शेप थोड़ी गंदी हो गई है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई। तो ये कैसा हो गया, सर्किल हो गया, तो ठीक है, तो ऊपर का एक हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। ऐसे यहाँ पर क्या है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, तो एक ऊपर के और एक नीचे के हिस्से को मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है। ठीक है, इतना बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, आप देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि साउंड वेव्स जो होती हैं, पहली बात है क्या, ये वाइब्रेशन से साउंड वेव्स कोई भी साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन के टू एंड फ्रो मोशन होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन देखने को मिलता है। कंप्रेशन वो एरिया होता है, संपीड़न वो जगह होती है जहां पर आपका मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। रेयरफैक्शन, विरलन वो जगह होती है जहां मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कंप्रेशन आपके अगर ग्राफ में पूछा जाए तो कंप्रेशन स्टेट होती है जो कि ऊपर वाला पीक दिखाता है, जो ऊपर वाला पीक होता है, ठीक है, ग्राफ का। और रेयरफैक्शन क्या होता है, नीचे वाला एरिया होता है। जो ऊपर वाला पीक होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, तो क्रेस्ट बोलते हैं हिंदी। और आपका नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको सब तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, दो कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी, मैंने क्या बोला फिर से सुनेंगे, दो संपीड़न के बीच की दूरी या दो विरलन के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक, क्या बोला, टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार क्या, संपीड़न, दो लगातार संपीड़न समझेंगे क्या है। एक संपीड़न ये हो गया,
एक संपीड़न ये हो गया और एक संपीड़न क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव आपके कंप्रेशन है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव संप्रेषण के बीच की दूरी को बोल देते हैं तरंग दैर्घ्य, जिसको बोलते हैं लैम्डा से। या 2 कंप्रेशन, 2 रेयर फ्रैक्शन क्या होगा, एक ये रेयर फ्रैक्शन और एक ये रेयर फ्रैक्शन। तो एक ये रेयर फ्रैक्शन हो गया और एक ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, मतलब एक ये विरलन हो गया और एक बी वाला विरलन हो गया। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वापस से लैम्डा हो जाएगी। तो कोई भी या तो रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन या संपीड़न या आपका विरलन के बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा की यूनिट हमेशा मीटर में होती है। और एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए हमेशा लैम्डा की वैल्यू को सेंटीमीटर में दिया जाता है। हमेशा अगर कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया है तो लैम्डा की वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट वो देते ही देते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि उनको आपका क्वेश्चन का आंसर गलत देना होता है। और ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही होते हैं, उनके ऑप्शन जो होंगे उसका एक आंसर सेंटीमीटर वाला होगा आपका, और लिखा होगा साइड में मीटर। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए हमेशा देखना कि आपका आंसर हमेशा मीटर में आना चाहिए। और मीटर में आने के लिए अगर लैम्डा की वैल्यू, अगर आपकी तरंग दैर्घ्य की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इस बात को याद रख लो, अपना जहां भी नोट कर रहे हो उसको नोट कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति मतलब आवृत्ति हम किस तरह से बोलेंगे कि जस्ट अ सेकेंड, पूरा मार्कर लीक हो गया है। आवृत्ति क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने हिट किया, तो हिट करने से क्या हो गया, वाइब्रेशन हुआ। तो एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेशन हुआ है, ये जो मार्कर है एक दूसरे में वाइब्रेट हुए हैं इसके मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में, तो इसकी दर क्या हो जाती है, वो आपकी आवृत्ति हो जाती है। तो आवृत्ति क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, और साथ ही साथ आवृत्ति की यूनिट हो जाती है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कि आवृत्ति की यूनिट क्या होती है। तो आवृत्ति की यूनिट हो जाएगी आपकी हर्ट्ज। ठीक, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, आवृत्ति हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, फिर ये हो जाता है आपका हर्ट्ज में इसकी यूनिट होती है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी, आवृत्ति अगर हाई होगी, तो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। किस तरीके का, खूब सारे। और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो ग्राफ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम का अंतराल। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन, 2 लगातार कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के बीच में कितना समय लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, समयावधि बोलते हैं। ठीक है, 2 लगातार संपीड़न या वेवलेंथ द्वारा निश्चित बिंदु को पार करने में लगने वाला समय। अब देखो, टाइम पीरियड और आपका ये है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ये रिलेशन है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में डे 1 में कि आपको एक चिट बनानी है, जो कलरफुल चिट्स होती हैं, जो कि हम लाइब्रेरी में लगाते हैं या हम अपने घर में लगाते हैं। उसमें एक फॉर्मूला और ऐड करो, याद करो, एक फॉर्मूला और ऐड करो। क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये v क्या है आपका, ये म्यू क्या है, ये आपकी है आवृत्ति। ठीक है, ये है आपकी आवृत्ति, और t क्या है आपका, t है टाइम पीरियड, समयावधि। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन पता होगा, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और टाइम हमेशा सेकंड में होगा, ये हमेशा याद रखना। लैम्डा हमेशा मीटर्स में होगा, टाइम हमेशा सेकंड में आंसर में आएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में आएगी। ठीक, तो ये सारे बिंदुओं को याद रखना। अब देखो, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और एक उससे पहले एक वर्ड देख लो, टिम्बर ऑफ साउंड। दोस्त, टिम्बर ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की गुणवत्ता। जैसे मेरी ध्वनि या मेरे साथ में कोई मेरी फ्रेंड है, उसकी ध्वनि है, तो मेरी ध्वनि और उसकी ध्वनि एक अंतर होगा। कोई भी वॉइस सुन के समझ जाएगा कि ये हाँ, ये पूजा बोल रही है या ये फला लड़की बोल रही है, वो समझ जाएगा। तो ये ध्वनि में अंतर किसके द्वारा समझा जाता है, टिम्बर ऑफ साउंड से समझा जाता है। जिसमें अगर मेरी पिच, मेरा तारत्व भी और मेरी दोस्त का तारत्व भी अगर सेम है, फिर भी दोनों की ध्वनियां क्या है, अलग है। क्यों, क्योंकि उसमें टिम्बर ऑफ साउंड दोनों में अलग होती है। तो 2 ध्वनि के बीच में अंतर करने का एक जरिया है, एक अंतर देखने का एक तरीका है, क्या, टिम्बर ऑफ साउंड को जांचना। ठीक है, तो इतना सिंपल समझ लो कि कोई भी ध्वनि को डिफ्रेंशिएट करने के लिए टिम्बर ऑफ साउंड या ध्वनि का आपका ध्वनि की गुणवत्ता को देखा जाता है। ठीक, चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए एग्जाम में हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपको घुमा कर पूछा जाता है। जस्ट अ सेकेंड, जगह बना लूं। देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी की, मैंने यहां बात करी फ्रीक्वेंसी,
या इसको बोला आवृत्ति, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पिच के। या एक टर्म यहां यूज होता है श्रिलनेस। अब इसको समझेंगे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, जितनी आवृत्ति होगी, अब देखो क्या है यहाँ पर, क्या है, आवृत्ति ज्यादा है, ठीक है। तो आवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हाई पिच साउंड है, इसका मतलब तीखी साउंड है, ठीक है। तो ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये तीखी साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पर साउंड कैसी होगी, तीखी नहीं होगी, मतलब ये लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो पिच या शीर्ण शीर्ण साउंड, शीर्ण ध्वनि, ठीक है। तो दोनों चीज किस पे होती है, जैसे कि एक चिड़िया की आवाज कैसी, चहकने की आवाज कैसी होती है, एकदम हाई पिच होती है, एकदम कान में चुभती है और ची 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 ज्यादा बोलने लगे, तो वो कैसी है, वो उस पे किस पे निर्भर करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, ठीक है। अगर बात वही है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ रहे हैं, तो क्या है, वो चीज क्या हो रही है, तेज तेज हो रही है। तेज हो रही है तो क्या हो रहा है, तीखापन आ रहा है, तो पिच क्या हो जा रही है, हाई हो रही है, श्रिलनेस मतलब क्षीणता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है एक ध्वनि में। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं क्या, एम्पलीट्यूड की, आपके आयाम की। तो आयाम निर्भर करता है किसके ऊपर, या लाउडनेस किस पे निर्भर करती है, मैंने उल्टा बोल दिया। लाउडनेस आपकी ध्वनि की प्रबलता, मैंने क्या बात किया, ध्वनि की प्रबलता की मैं बात कर रही हूं। ये मैंने किसकी बात करी, ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता किस पे डिपेंड होती है, आपकी हमेशा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड होती है, मतलब आयाम के स्क्वायर पर डिपेंड होती है क्या, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये डिपेंड करता है किस पे, लाउडनेस पे, या इसको ऐसे बोलेंगे कि लाउडनेस किस पे निर्भर है, आयाम पर। तो जितनी ज्यादा आयाम ज्यादा होगा तो आवाज कैसी होगी, प्रबल होगी। जैसे कि मेल की जो लाउडनेस होती है वो ज्यादा होती है, आवाज में भारीपन है, प्रबलता ज्यादा है, तो इसका मतलब जो मेल्स हैं उनकी लाउडनेस क्या है, ज्यादा है, तो उसका मतलब उनका जो आयाम है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। फीमेल की वॉइस क्या होती है, लो पिच, मतलब हाई पिच साउंड होती है, इसका मतलब तीखी साउंड होती है, तो इसका मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इससे लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। देखो सबसे पहले याद करने का तरीका समझ लो, जैसे कि मैंने हमेशा याद किया है FASL, फसल, 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 ठीक है। तो फसल क्या हो गई, अब F जो है वो S पे डिपेंडेंट है, F जो है वो S पे डिपेंडेंट है, और A जो है वो L पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक स्किप करके कर देंगे, A जो है वो L से है रिलेटेड, ठीक है। तो F फ्रीक्वेंसी, श्रिलनेस, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस। तो फसल से याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर मेरे पास एक कैसी है, प्रबल साउंड है, मेरे पास एक कैसी है, लाउड साउंड है, और उसको मुझे क्या करना है, उसको एक फीबल साउंड में कन्वर्ट करना है, एक क्षीण ध्वनि में कन्वर्ट करना है। क्या मैंने बोला, एक मेरे पास साउंड कैसी है, मेरे पास लाउड साउंड है, जस्ट अ सेकेंड, एक मेरे पास लाउड साउंड है, प्रबल साउंड है, प्रबल ध्वनि है। अब इस प्रबल ध्वनि को मुझे एक क्षीण ध्वनि में बदलना है। कैसी ध्वनि है ये, क्षीण, मतलब कि श्रिल है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं लो, ये पिच साउंड है, हाई पिच साउंड है, हाई पिच, मतलब इसकी क्या है, इसका तारत्व क्या है, तारत्व ज्यादा है। अगर मुझे लाउड साउंड को क्षीण साउंड में बदलना है तो मुझे किस चीज में बदलाव करना पड़ेगा, लाउड साउंड है, प्रबल साउंड है, प्रबल साउंड किस पर निर्भर करती थी, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती थी, आयाम पर निर्भर करती थी। पर मुझे क्या करना है, लाउड साउंड को तब तीखी वॉइस में बदलना है, तो मुझे क्या बदलना पड़ेगा, इस साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बदलना पड़ेगा, यस मुझे बदलना पड़ेगा उसकी आवृत्ति को। अब मैं उसकी एम्पलीट्यूड को नहीं बदलूंगी, मैं कितना भी एम्पलीट्यूड बदल दूं, कितना भी आयाम बदल दूं, लाउड साउंड कभी भी श्रिल साउंड नहीं होगी, और ये तब होगी जब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में बदलाव किया जाए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आप किस में बदलाव कर सकते हैं, अगर एक लाउड साउंड है या एक तीखी साउंड है, तीखी साउंड को मुझे प्रबल साउंड में बदलना है, तीखी आवाज को मुझे प्रबल ध्वनि में बदलना है, तो मैं क्या चीज में बदलाव करूंगी, तब मैं आयाम में बदलाव करूंगी, तब मैं कितना भी फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर दूं, वो तीखी साउंड प्रबल साउंड में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
तो इतना याद रखना, कोई भी साउंड अगर तीखी की बात कर रहे हैं तो वहां पर आवृत्ति में बदलाव होगा, कोई भी साउंड की प्रबलता में बात कर रहे हैं तो वो हमेशा आयाम में उसका बदलाव होगा। तीखापन, आवृत्ति। मैंने अगर उल्टा बोल दिया हो तो फिर से सुन लो, तीखी साउंड के लिए मुझे आवृत्ति में बदलाव चाहिए, फ्रीक्वेंसी में बदलाव चाहिए, और प्रबल साउंड के लिए मुझे आयाम में बदलाव चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। और आयाम वाला रिलेशन क्या था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है क्या, लाउडनेस। लाउडनेस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे लायन है, उसकी गरजने की आवाज, ठीक है, तो वो रोर करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, तो उसमें क्या चीज, साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रबल होती है, तो वहां पर क्या होता है, लाउडनेस होती है, लाउड साउंड होती है। तो इसका मतलब उसके आयाम में क्या होता है, बहुत ज्यादा उसका आयाम होता है। इसी जगह पर एक चिड़िया की चहकने की आवाज में क्या होता है, उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, किसी कोई डाउट नहीं। चलो आगे देखते हैं, अब क्या बात करते हैं। अब देख लेते हैं, टिम्बर हो गया, लाउडनेस हो गई। तो देखो यहाँ पर देखो, एक बार समझ लो, आवृत्ति तारतम्य पे हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड। तो हाई पिच साउंड होगी तो ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, लो पिच साउंड होगी तो ग्राफ इस तरीके से है। टिम्बर ऑफ साउंड हमने देख लिया। अब देखो, आप कुछ ना एक ये फॉर्मूला एक और नोट करो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है। स्पीड क्या करा, v से दिखा दिया, या कहीं कहीं c से भी स्पीड दिखाते हैं। ठीक है, या तो c या फिर v। और डिस्टेंस क्या है, लैम्डा है, जो कि हमेशा मीटर में होगा, टाइम हमेशा सेकेंड में होगा। ठीक है, तो ये लैम्डा अपॉन टी। और v हमारा, हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या था, 1 अपॉन टाइम पीरियड था आवृत्ति। तो इससे एक रिलेशन ये बन गया, अगर v म्यू को आपने जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको 1 अपॉन टी को यहाँ पर पुट कर दिया 1 अपॉन टी की जगह, तो ये क्या हो गया आपका, स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, एक रिलेशन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी के अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ये आए हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला कि स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो चाल क्या है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ये रिलेशन आप इसमें याद कर लीजिए, इस रिलेशन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और ये रिलेशन पता होगा, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। यूनिट्स को चेंज करना होता है आपको, अगर सेंटीमीटर या मीटर में दिया है, सेकेंड या मिनट में दिया है, और डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में लगाना होता है और डायरेक्ट आपका आंसर आ भी जाता है, पर अगर रिलेशन पता हो तो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूले से आप दूसरे फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, क्योंकि चार्ज इक्वल्स टू दूरी अपॉन समय, तो सबको पता होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, न्यूमेरिकल हमारा। सब लोग अपना पेपर पेन लेकर बैठे ही होंगे, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोग मेरी बात मान के और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा है फाइनल रिवीजन और अब इसके बाद रिवीजन का समय है भी नहीं। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज 320। तो अब स्पीड ऑफ अ साउंड मतलब कि जो ध्वनि है उसकी चाल देके रखी है हवा में। तो ध्वनि की चाल हवा में देके रखी है कितनी, तो मतलब स्पीड देके रखा है, तो हमने v से डिनोट किया था या फिर c से डिनोट किया था। ये कितनी देके रखी है आपको, 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज 640, तो इसका मतलब तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग दैर्घ्य कितना देके रखा है, आपको देके रखा है 640 सेंटीमीटर। देखो आ गया ना क्वेश्चन सेंटीमीटर वाला। अब यहाँ पर यूनिट कितनी दी है, सेंटीमीटर्स में दी है, इसका मतलब मुझे तुरंत 640 को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 100 मीटर। तो 640 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू 640 सेंटीमीटर। आपका मीटर्स 0 से 0 गया, तो यहाँ पर आ गया 6.4 मीटर। तो यहाँ पर इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 6.4 मीटर्स। ठीक है, अब क्या है, इसमें क्या निकालना है हमको, फाइंड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, हमने क्या देखा था, हमको इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, टाइम v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में t। तो यहाँ पर t हमको निकालना है, तो t हो जाएगा t इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में v। इज इक्वल लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारी, 6.4 मीटर आई। v कितना देके रखा है हमको, 320 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर गया, ये 6 यहाँ पर 64 अपॉन 3200 हो गया। 8 8 64, 8 4 32, 00, 8 5 40 और 0 तो 1 अपॉन 50 हो गया, 1 अपॉन 50 सेकेंड। ठीक है,
ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 को 0.002 तो मतलब 0.02 आपका सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अब बात कर लेते हैं क्या, हाँ अब कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में साउंड जो है आपकी एक मैकेनिकल वेव है। दूसरी बात, साउंड आपकी एक ऐसी लॉन्गिट्यूडनल, तो मतलब यांत्रिक तरंग है और साथ साथ अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसके साथ साथ साउंड के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे साउंड को एक मीडियम की आवश्यकता होती है अपने आवाज को देने के लिए। जैसे कि साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, तो इसका मतलब कि साउंड आपका मीडियम क्या हो जाएगा, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, पर वैक्यूम निर्वात में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करती। तो इससे ये समझ में आता है कि साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट। अब देखो, सॉलिड है मीडियम, ठोस है, या फिर कोई तरल है लिक्विड है, या फिर कोई गैस है। तो सबसे ज्यादा साउंड जो है वो सॉलिड में रहेगी, फिर लिक्विड में रहेगी और फिर आपको गैस में सुनाई देगी। पर निर्वात की स्थिति या वैक्यूम की स्थिति में साउंड कभी भी सुनाई नहीं देगी। बेल जार का एग्जाम्पल से भी देखा होगा। अब बेल जार का एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना समझ लो कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड ट्रैवल करती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आता है जैसे कि दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक साउंड है जो कि निकल रही है, कोई एक बेल है रिंग कर रही है। मान लो कोई एक बेल है जो कि रिंग करी। अब रिंग करी तो देखा गया कि पहले उसको पानी में डाला गया, फिर इसको हवा में लाया गया उसी साउंड को, फिर इसको एक ठोस से टकरवाया गया, फिर उसको पानी में डाल दिया गया। तो फिर ये पूछा गया कि जो साउंड थी अलग अलग परिस्थितियों में उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो पानी में मान लो कैसी थी साउंड, एक नॉर्मल साउंड थी जैसे सुनाई दे रही थी। अब ये नॉर्मल साउंड थी, यहाँ से इनिशिएट करा तो पानी में एक नॉर्मल जितनी भी साउंड सुनाई दे रही होगी, तो जैसे ही पानी से हवा में आएगी तो पानी से हवा में आएगी तो साउंड क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। फिर हवा से ठोस में जाएगी तो साउंड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठोस से पानी में आएगी फिर तो साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से पूछते हैं कि पहले कम होगी कि पहले बढ़ेगी, कि बाद में कम होगी कि पहले से इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड सुनाई देती है, फिर लिक्विड में और फिर आपकी गैस में। जिस तरह से भी साउंड ट्रैवल होगी जिस भी मीडियम में, उस हिसाब से हम अपने इंक्रीज या डिक्रीज को कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का जो परावर्तन होता है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था, किसका, आपका लाइट का परावर्तन, उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। बस इतना समझ लो, जैसे हमारी लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो रही थी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल से, वैसे ही सेम आपकी ध्वनि भी होती है। तो ये एक सॉलिड मीडियम है, ठोस है कोई एक, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करी गई। ठीक है, लाउड स्पीकर लगा है, ये मान लो ये एक लाउड स्पीकर है, यहाँ से साउंड निकल रही है, साउंड की वेव्स। तो ये साउंड की वेव्स इस सॉलिड मीडियम को हिट करेंगी, तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, तो ये आर हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो सेम उसी तरह से, तो यहाँ से क्या है, इस यहाँ पर ईयर है और यहाँ पर ये साउंड सुनाई दे दी गई। ठीक है, तो ये इसी तरह से साउंड का भी परावर्तन होता है। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं क्या, अब बात कर लेते हैं इको। तो इको के लिए दो चीजों को इंपॉर्टेंट है जो कि याद कर लो, सिर्फ दो पॉइंट इको के लिए याद कर लो। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं एकदम खुले घर के अंदर भी हैं, या जहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, या हम किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ कोई दूर दूर पहाड़ी है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, नाम लेते हैं तो नाम क्या है, वापस सुनाई देता है। तो उस स्थिति में इको होता है, आपको गूंज सुनाई देती है। तो गूंज के लिए दो चीज याद करनी है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा गूंज के लिए, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पर दो चीज आपको याद रखनी है। पहला कि जो समय अंतराल है, मैंने जो आवाज बोली, अब जो आवाज बोली और जो आवाज मुझे वापस से गूंज के रूप में सुनाई दे रही है, तो उसके बीच का समय पूछते हैं, तो वो 0.1 सेकेंड होता है। बस ये टाइम याद रखो। ठीक है, 0.1 सेकेंड मैंने जो बोला, उसके बाद मुझे जो आवाज सुनाई दी, उसका टाइम पीरियड का गैप इंटरवल कितना होता है, 0.1 सेकेंड का होता है। और मैंने जो आवाज बोली और जहां से टकरा के वापस आ रही है, तो उसके बीच की दूरी क्या होती है, आपकी 17.5 मीटर होती है। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखेंगे, 17.5 मीटर और आपका
0.1 सेकेंड। 2 कर दो उसको, 17.2 है एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जैक्टली। तो 17.2 मीटर, 5 नहीं 2। तो ठीक है, तो क्या जो अगर टाइम की बात करी जाए तो 0.1 सेकेंड, और आपका दूरी की बात की जाए, वापस आने वाला जो डिस्टेंस है उसका 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी वो हमको गूंज के रूप में सुनाई दे। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हो गया। अब देखो रिवर्बरेशन मतलब प्रतिध्वनि। रिवर्बरेशन कैसी स्थिति होती है, जैसे बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं या पिक्चर हॉल हो गए, तो आपने देखा होगा कि उसमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा होता है, प्लास्टिक का हो गया या फिर बड़े बड़े थर्मोकोल्स हो गए या शनील का कपड़ा हो गया या फिर आपका जो मैट बिछी होती है उसका कपड़ा हो गया। वो क्यों होता है, जिससे कि जो ध्वनि है वो वापस से रिपीट ना हो। जैसे कि कहीं से मैंने बोला, अब मैंने बोला तो उसमें कंटिन्यू क्या हो जाएगा, परावर्तन होता रहेगा, परावर्तन होता रहेगा। तो मुझे ध्वनि जो मैंने बोला वो बार बार सुनाई देगी और तब तक सुनाई देती रहेगी जब तक कि क्या है, उसकी ध्वनि की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम ना हो जाए। मैंने क्या बोला, मैंने अगर एक बड़े से हॉल है, वहां पर मैंने चिल्लाया, तो चिल्लाने की आवाज मुझे बार बार सुनाई देती रहेगी। और इसी को अवॉइड करने के लिए, जो प्रतिध्वनि है इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए खाली ऑडिटोरियम में या हॉल्स में क्या लगाए जाते हैं, आपके साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को लगाया जाता है, जो कि आपकी ध्वनि को क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि ध्वनि की प्रतिध्वनि ना बने, इसलिए साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है। और प्रतिध्वनि कैसे बन जाती है, क्योंकि कंटिन्यू जो हमने ध्वनि निकाली उसमें क्या होता है, कंटिन्यू लगातार रूप से परावर्तन होता रहता है, और वो तब तक होता रहेगा परावर्तन जब तक कि वो ध्वनि की इंटेंसिटी जो है, जो तीव्रता है, वो धीरे धीरे कम ना हो जाए। ठीक, तो इसी को अवॉइड करने के लिए ये सब चीजें किया जाता है। साथ ही साथ जो सीट्स बनी होती हैं वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के हिसाब से ही बनी होती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, सब पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं लास्ट, आपका एक टॉपिक इसमें बचा है रेंज ऑफ हियरिंग, और साथ ही साथ आपका अल्ट्रासाउंड। तो देखो 3 तरह की साउंड्स वेव पता होती हैं, क्या है ये, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड और आपकी क्या हो जाती है, ऑडिबल रेंज। 3 तरह की रेंज वाली साउंड है। तो सबसे पहला क्या हो गया, साउंड की रेंज हो गई आपकी सीमा। और सीमा किसकी हम पढ़ रहे हैं, साउंड की सीमा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, क्या आपकी ये हो गई आपकी इंफ्रासाउंड, दूसरी हो गई आपकी ऑडिबल रेंज, और तीसरी हो गई अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड्स जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की साउंड। तो ये साउंड किसको सुनाई देती है, जैसे कि आपके डॉग्स हो गए या कोई भी जानवर हो गए, तो इनको ये साउंड सुनाई देगी। जैसे ही कोई आपदा आने वाली होती है, अर्थ के अंदर कोई वाइब्रेशन हो रहा है, जो वाइब्रेशंस एक ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाता, तो ये एनिमल सुन लेते हैं और अपना किसी आपदा आने से पहले भागने लगते हैं। तो बड़े बड़े पुराने जो लोग हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि ये सारे जानवर रो रहे हैं या अपनी जगह से भाग रहे हैं, तो क्योंकि उनको ये रेंज साउंड की सुनाई देती है, जो कि 20 हर्ट्ज से कम की होती है। अब बात कर लेते हैं, क्या आपके ह्यूमन ईयर्स कौन से साउंड को सुन सकते हैं इजीली, तो ये हो जाती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये ऑडिबल रेंज मानी जाती है। इसके ऊपर अगर होगी आवाज तो कान का पर्दा फट जाएगा। अब देखो अल्ट्रासाउंड क्या हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड आपके 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि की जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है आपकी, वो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं। अब अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कई जगह पर होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है उसमें अगर कहीं पे क्रैक आ गया, कहीं पर कुछ दिक्कत है, कहीं किसी पाइप में क्रैक है, तो आप उसकी बिल्डिंग को तो तोड़ेंगे नहीं, उस बिल्डिंग के उस पाइप तक भी नहीं पहुंच सकते, तो उस क्रैक को जांचने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। इसीलिए समय समय पर इंस्पेक्शन किए जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। तो कौन सी वेव का, कौन सी तरंग का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आपका जो हार्ट की जो आपके डिटेक्शन है या बॉडी में कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब एज अ मेडिकल के रूप में भी इसका यूज होता है, बिल्डिंग्स में भी यूज होता है, कहीं पे कुछ गंदगी है उसको साफ करने का भी आपका बड़ी बड़ी अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अंदर के कोने होते हैं, तो उसको भी साफ करने का काम कौन करता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है आपका नेविगेशन में, जो कि होता है सोनार।
साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, सोनार। तो सोनार का में ही इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका बड़ी बड़ी शिप्स है। अब बड़ी बड़ी शिप्स क्या करती हैं, किसी एक अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये शिप है, ये मेरे पास एक शिप हो गई, ठीक है। एक हमारे पास एक डिटेक्शन का एक तरीका है। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसमीटर लगा है और एक तरफ क्या लगा होता है, डिटेक्टर, ठीक है। तो यहां से ट्रांसमीटर क्या करता है, जैसे मान लो ये एक अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको डिटेक्ट करना है। अब ये क्या चीज, तीन चीज डिटेक्ट करता है, ठीक है, तीन चीज डिटेक्ट करेगा। पहली चीज, ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का क्या डिटेक्ट करेगा सोनार, सबसे पहले ये करेगा इसकी डेप्थ, मतलब इसकी डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, डिस्टेंस, दूरी, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की ये दूरी को नाप रहा है। दूसरी चीज ये क्या कर रहा है, ये स्पीड को नाप रहा है कि किस तेजी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और तीसरी चीज नाप रहा है दिशा, ये किस दिशा में ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, दिशा, ठीक है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट मतलब समुद्र के नीचे रहने वाला कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका नापना क्या है, जरूरी है, और जहां तक एक इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां पर क्या है, सोनार सिस्टम को लगाया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को किसका यूज करता है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है, जिसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ से क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, तो ये वेव यहाँ से निकली और फिर यहाँ पे हिट करती है टारगेट साइट पर, और फिर क्या करता है, जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके, तो डिटेक्टर ने क्या डिटेक्ट किया, सुनेंगे, डिटेक्टर ने क्या डिटेक्ट किया, डिटेक्टर ने अल्ट्रासोनिक, और डिटेक्टर को हिंदी में भी डिटेक्टर ही बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासोनिक तरंग को डिटेक्ट किया और ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है। तो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट क्या करता है, तो यहां पर ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंग को ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, ऑब्जेक्ट को हिट करता है, और वहां पर डिटेक्टर क्या करेगा, जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, परावर्तित होती है, तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर जाकर इंटरप्रेटर उसको क्या करता है, जज कर लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कितनी तेजी से वो मूव कर रहा है पानी की स्पीड के साथ ही साथ वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो काम किसका होता है, अल्ट्रासाउंड का होता है इस्तेमाल। साथ ही साथ बैट, जो आपका बैट होता है, रैट होता है, और डॉल्फिन्स होती हैं, तो ये सब भी क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये भी अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं। साथ ही साथ ये जैसे बैट हो गया, तो बैट आपका आपने देखा है रात में वो घूमता है, तो रात में क्या है, वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासाउंड रिलीज करता है, और वो टारगेट साइट से वापस आ जाती है। तो उसको पता लग जाता है कि आगे जाऊंगा तो टकरा जाऊंगा, तो वहां से वो वापस मुड़ जाता है। तो उसमें कुछ आंखें नहीं होती, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो कि वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए आइए अब देख लेते हैं ईयर के बारे में, आपका फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, आपका साउंड नेविगेशन एंड सिस्टम वाले में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर अगर आपसे क्या डिस्टेंस पूछ, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस अगर देखी जाए तो एक कोई जो अल्ट्रासाउंड है वो यहाँ से एक बार आ रही है और एक बार वापस जा रही है। तो हमेशा अगर सोनार सिस्टम आएगा, अगर सोनार सिस्टम कभी भी न्यूमेरिकल में आएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर डिस्टेंस को 2D लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार साउंड वेव आ रही है और एक बार जा रही है। तो हमेशा इस बात को की पॉइंट में नोट करो स्टार मार्कर, कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जहां पर लिखा हो क्या, सोनार की बात, जहां पर सोनार की बात लिखी हो, तो वहां पर स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 डिस्टेंस इनटू में टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस को हमेशा ट्वाइस लेते हैं। इस बात को की पॉइंट में अपना नोट कर रख लो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। 2D नहीं लगाओगे तो देखो आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर में ऑप्शन आपको डी के साथ भी मिलेगा और 2D के साथ भी मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, पर आपको पता है कि सोनार के सिस्टम में 2D लेते हैं, ट्वाइस कर देते हैं डिस्टेंस का, तो क्या हो जाएगा आपका 2D इंटू में टी, ठीक है। चलो अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है क्या, ईयर का। साथ ही साथ एक चीज और देख लो कि जैसे ड्रम है, तो ड्रम, अगर ड्रम बज रहा है, ड्रम जो बजाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। ड्रम की जब मेम्ब्रेन को टाइट किया जाता है तो उसकी पिच को हाई करने के लिए किया जाता है। जो आपकी फ्लूट है, मतलब जो बांसुरी है, उसमें क्या है, हवा एयर कॉलम से जाती है,
ठीक, फिर जो गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग्स को टाइट करते हैं जिससे कि आवाज कैसी है, लो पिच साउंड या हाई पिच साउंड प्रोड्यूस हो। तो ये सब चीजें जनरल चीजें हैं जो कि सबको पता होंगी। ठीक है, चलो आप ईयर का बच्चा है, जल्दी से मैं रब कर देती हूँ, ईयर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप जरूर बताइएगा, जिससे कि आगे सेशंस बनाने में और हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से आइए देख लेते हैं ईयर को। तो सबसे पहली बात है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया है और ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लिख दो, सॉरी ले लो, जिससे कि आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा कि क्या किसका काम है। सिंपल है, पिन्ना। पिन्ना मतलब ये वाला हिस्सा है, जो कान का ये हिस्सा होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं। इसका काम, इसका ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना है जिससे कि सारे के सारे साउंड के वाइब्रेशंस को ये अपने अंदर ले ले, ऐसा इसलिए ग्रास्पिंग वाला इस तरह से बना है कान। ठीक, तो ये पिन्ना हो गया जो कि कलेक्ट करता है, क्या साउंड को कलेक्ट करता है, लेता है अपने अंदर। तो ये कहाँ लेकर जाएगा साउंड, साउंड इसकी यहाँ पर आ गई। तो साउंड किस फॉर्म में आती है, वाइब्रेशंस के फॉर्म में आती है। और वाइब्रेशंस किसके बीच में, आपके अणुओं के बीच में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे साउंड यहाँ पर आई, तो ये आपका बाहरी कान हो गया, बाहर वाला हिस्सा बाहरी कान, ये अंदर वाला हिस्सा मिडिल ईयर आपका हो गया, बीच का कान, और ये आंतरिक कान हो गया जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है, जहां पर आपके नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, नसें होती हैं। वो आपके जो नर्व्स हैं वो आपके सेंस कर कर ब्रेन तक लेकर जाती हैं, मस्तिष्क तक, जो कि आवाज, जो भी तरह की आवाज आई जिसको सेंस करने के लिए कि हाँ भाई इसका क्या आंसर देना है। ठीक, तो चलो पिन्ना ने सुना और क्या किया, ये साउंड को अंदर लेके गया। तो ये ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पर एरिया, इस एरिया को, ये एरिया क्या है, ये ऑडिटरी कैनाल है। तो इसका क्या काम है, ये सिर्फ साउंड को पास करने का काम होता है। तो ऑडिटरी कैनाल का काम क्या होता है, साउंड जो आई, वेव तरंग जो आई, ध्वनि की तरंग आई, उसको पास करता है आगे कैनाल की तरफ है। ठीक है, एक नलिका है। अब ये क्या करेगी, ये हिट करेगी किसको, जाकर ईयर ड्रम को। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ईयर ड्रम, जो कान का पर्दा होता है। तो कान के पर्दे पे जाकर ये हिट करेगी। जब हिट करेगी तो कान का पर्दा इस तरीके से हिलने लगता है, और जैसे ही हिलता है तो ये क्या करेगा, ये कंपन किसको दे देता है, कॉकलिया को दे देता है। तो ये है आपका ये बना हुआ हिस्सा जो है, ये कॉकलिया है, जो कि क्या करता है, सेंस करता है जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, किससे, ऑडिटरी कैनाल से, या आपके श्रवण नलिका से, जो आपके वाइब्रेशंस आ रहे हैं इसको सेंस करता है। और क्या करता है, ईयर ड्रम ने क्या किया, उसको और वाइब्रेट करने को हेल्प करी, मतलब कान के पर्दे ने और उसको वाइब्रेट किया, और सेंस कौन करता है, कॉकलिया इसको सेंस कर लेता है। तो ये कॉकलिया का काम हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 तरह की हड्डी प्रेजेंट है, जो कि है स्टायरप, फिर आपकी एनविल और हैमर। ये 3 तरह की हड्डियां होती हैं, 3 बोन्स पाई जाती हैं ईयर में। इनका प्रेजेंट होना इसलिए होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है, जो साउंड की वेव्स आ रही है, इसको क्या करता है, इसको एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बहुत गुना तेज ज्यादा कर देता है, जो कि कान में अंदर तक सेंस करे। तो इन हड्डियों का काम क्या होता है, जो साउंड वेव आई उसको एम्पलीफाई करना, बहुत ज्यादा करना। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि साउंड की तीव्रता को बढ़ा देता है कौन, ये 3 हड्डियां। 3 हड्डियों का काम है साउंड की तीव्रता को बढ़ा देना, इतना समझ लो बस। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देता है बाय 3 बोन्स। ठीक, फिर इसने सेंस किया ईयर ड्रम ने, कॉकलिया ने इसको देख लिया। और कॉकलिया का काम क्या होता है, वाइब्रेशंस को, तो कॉकलिया का काम क्या हो गया, तो ये जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये काम किसने किया, कॉकलिया के द्वारा ये काम हुआ। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये क्या करेगा, ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक लेकर चला जाएगा। तो ये ऑडिटरी नर्व का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी प्रोड्यूस हुआ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस कर कर ब्रेन तक ये ऑडिटरी नर्व्स को पहुंचा देता है। तो हमने क्या क्या देखा, पिन्ना ने साउंड वेव लिया, फिर ऑडिटरी कैनाल में गया, जो आपकी श्रवण, आपकी ये श्रवण नलिका है, वहां पर गया, एक पासिंग एरिया है, वहां से वाइब्रेशंस की, जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो हिट करेंगे ईयर ड्रम को, ईयर ड्रम ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। और साथ साथ 3 हड्डियां हैं, 3 हड्डियों का काम क्या है, ये वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देता है। फिर हमने क्या देखा, ये सारा ईयर ड्रम पे जब टकराया तो क्या हुआ, हिट करेगा कॉकलिया को। तो कॉकलिया का काम क्या है, जो अब सिग्नल आया है किसमें, वाइब्रेशंस के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंस करता है। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं आपकी, ये ऑडिटरी नर्व का काम क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंस करता है और ब्रेन तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आवाज जो है वो सुनाई देती है, ब्रेन उसको सेंस कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये पूरे सेशन में लाइट और आपका ये साउंड पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट साउंड हो गया। इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट जो आपका डे 4 आपको देखने को मिलेगा, तो आपको और भी कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपको ये सेशंस मिलते रहेंगे, कंटिन्यू आप सेशन से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को और लोगों तक पहुंचा दीजिए अगर किसी को जरूरत है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।